बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि मर्द को घर से मोहब्बत न मिले तो वो मोहब्बत कहीं और तलाश करना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। मेरी बीवी, मैं जब भी उसके पास जाता वो गिले शिकवे शुरू कर देती। घर में दाखिल होते ही वो ये कहती कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं कारोबार की मसरूफियत से थका हारा घर आता तो मुझे उसकी ये गिले शिकवे बहुत बुरे लगते। मैंने उसे लाख बार समझाया कि तुम्हारी ये आदत और गिले शिकवे हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे, मगर वो फिर भी बाज न आती। एक दो दिन ठीक रहती, उसके बाद अपनी पुरानी आदत पर लौट आती। अब मैं घर आने से कतराने लगा। ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों में गुजारता और बीवी से दूर रहने की कोशिश करता, क्योंकि उसके पास सिवाय तानों और गिलों शिकवों के और कोई बात नहीं होती थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़े काम का मशवरा दिया। बोला, यार तुम लाखों में कमाते हो, तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस क्या नहीं है। तुम आराम से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें कि इस बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहे हो। तुम चाहो तो आराम से दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना सकते हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि दोनों बीवियों को अलग अलग रखो और अपनी ज़िंदगी भी आसान करो। मुझे अपने दोस्त की ये बात मेरे दिल को लगती महसूस हुई। मैं इस मौजू पर संजीदगी से सोचने लगा, क्योंकि मेरी पहली बीवी दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। मैं उसे बदल नहीं सकता था, ना ही उसकी तरबियत कर सकता था। मेरे उसी दोस्त ने मेरा रिश्ता करवाने का ठेका ले लिया, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि इस उम्र में अब मुझे कौन रिश्ता देगा। उसने मुझसे वादा किया वो मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की का रिश्ता ज़रूर ढूंढेगा, क्योंकि वो मुझे उदास नहीं देख सकता। अब मैंने अपनी पहली बीवी पर करामात की बारिश कर दी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और मेरे बारे में कोई गलत गुमान भी उसके दिल में पैदा ना हो। ठीक 2 महीने बाद मेरे दोस्त ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरे लिए उसने एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता देखा है। वो लड़की लाखों में एक है। उसकी खूबसूरती के इतने चर्चे हैं कि उसके घर उसके कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन बाप लालची तबीयत का मालिक है। वो बेटी की शादी तभी करेगा जब उसे अपनी बेटी का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आएगा, और ये इसी सूरत में मुमकिन था जब वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करता। मैं जानता था कि उसे अपनी बेटी से ज़्यादा अपने रुपए पैसे से इश्क है। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उस आदमी से मिलने गया। उसे बताया कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पहली बीवी बात कुछ अच्छे नहीं है। उस आदमी ने इस बात पर ज़रा भी एतराज़ न किया। कहने लगा, मुझे इस पर कोई मसला नहीं, बस आप मेरी बेटी को ये न बताइएगा कि आप उसे दूसरी शादी कर रहे हैं। वो कम उम्र है, उसका दिल टूट जाएगा। मुझे तो पक्की उम्र के लोगों पर ज़्यादा भरोसा है, वो वफादार होते हैं। आजकल के 20-25 साल लड़के जिम्मेदारी नहीं लेते। अब आपको ही देख लीजिए, आप दूसरी शादी कर रहे हैं लेकिन अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दे रहे। वो आदमी मुझे बड़ा ही शातिर लगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा था। मैंने उसके कारोबार में कुछ पैसा लगाया। उसने अपनी बेटी का हाथ बिला झिझक मेरे हाथ में दे दिया। मैंने महरीन से शादी की तो वाकई मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। शादी की रात जब मैंने उसका चांद सा चेहरा देखा तो मैं अपने होशो हवास ही खो बैठा। वो वाकई लाखों में एक थी, इंतहाई हसीन, और उसकी आंखों में बला की मासूमियत थी। मैं अपनी दूसरी बेगम से इस कदर खुश था कि कोई बात मुझे याद न रही। अपनी पहली बीवी के घर का रास्ता जैसे भूल गया था। पहली बीवी मुझे फ़ोन करती तो मैं मसरूफियत का बहाना कर देता। अब वो परेशान रहने लगी थी। मैंने उसे दोबारा फ़ोन करने की भी जहमत नहीं की, और तकरीबन 15 दिन बाद जब घर गया तो मेरी नज़रें नदामत से झुकी हुई थीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूं। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। ये बात सोच सोच कर मेरे जहन में हथौड़े बज रहे थे। फिर सोचा कि मुझे इससे डरने की क्या ज़रूरत, कौन सा इसे मेरी दूसरी शादी का पता है। अगर पता होता तो इतने सुकून से ना बैठी होती। मगर फिर मुझे हैरत हुई थी। मैं 15 दिन बाद घर आया
और मेरी बीवी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वो मामूल से भी ज़्यादा बन संवर कर बैठी थी और यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैं समझा नहीं था वो बीवी जो मेरे लिए एक दिन न आने पर पागल हो जाती थी, आज मेरे 15 दिन बाद खुशबाश बैठी थी, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे खुशी भी हुई थी कि उसने मेरे बगैर खुश रहना सीख लिया है, लेकिन हैरत भी हो रही थी कि यह मुआवजा हो कैसे गया। एक तीर से दो शिकार। मैं अपनी बीवी से दूर रहा तो उसे मेरी कदर आ गई। अब मेरी दोनों बीवियां मुझसे खुश थीं और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। दूसरी बीवी भोली भाली थी, उसने ना ही मेरी कभी किसी चीज़ में मुदाखलत की और ना मुझसे कोई सवाल पूछा। पहली बीवी ने खुद को बदल लिया था, मेरी ज़िंदगी तो माने सुकून में आ गई थी। अब मैं दूसरी बीवी के पास कम रहने लगा क्योंकि मुझे कारोबारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नई शादी का खुमार भी उतरने लगा। मुझे पहले से ज़्यादा अपने घर के हालात वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे। दूसरी बीवी में कई तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। मेरे ना आने पर उसकी आंखों में जो लाल डोरे बनते, अब वो मेरे बगैर भी हंसती खिलखिलाती और उसकी यही बात मुझे बेरी। और तो और अब उसने मुझसे पैसे मांगना भी बंद कर दिए थे। वो ज़्यादातर बाज़ार शॉपिंग के लिए जाती, अपने लिए ढेर सारी चीज़ें ख़रीदती, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी ना लेती। इधर मेरे और मेरी दूसरी बीवी के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। वो मुझसे गिले शिकवे करती और कहती, आप मुझे वक्त नहीं देते, मैं आपके लिए पूरा दिन इंतज़ार करती हूँ, जबकि शाम को आप फ़ोन करके मुझे कुछ और बताते हैं। मैं समझ गया था कि शायद पहली बीवी को भी मेरी कारोबारी मसरूफियात का मसला था। मैंने दूसरी बीवी को वक्त देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो उम्मीद से हो गई। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। दरअसल मेरी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए भी मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर मेरी पहली बीवी के रवैये ने किया था। बच्चे की पैदाइश पर मैं बहुत खुश था। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी पहली बीवी को इस खुशी के बारे में बताऊं, लेकिन मैं उसे ये बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। वो दिन मैंने बताया, वो बहुत खुश थी। हमारे ख़ानदान में एक नए मेहमान का इजाफा हो गया था, लेकिन इस खुशी के आने से हम दोनों के ताल्लुकात बदल गए। मेरी दूसरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में मसरूफ़ रहने लगी। मैं जब घर जाता तो अकेले बैठकर टीवी देखता। महरीन ज़्यादातर बच्चे के साथ लगी रहती। हमारा बेटा यूँ भी बहुत शरारती था। वो महरीन को पूरा दिन हलकान किए रखता। अब मुझे अपनी पहली बीवी की याद सताने लगी थी। मुझे उसका रवैया भी मशकूक लगने लगा। मेरी आंखें खुलीं तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पहली बीवी शाइस्ता में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। मैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में तो उसे यकसर भूल गया था, लेकिन वो शायद किसी और ही रास्ते की मुसाफिर बन गई थी। उसका मेरे बगैर बनना संवरना और खुश रहना किसी ख़तरे की अलामत था, या शायद वो किसी और में दिलचस्पी लेने लगी थी और मैं इस बारे में जानता नहीं था। मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता। कब तक बीवी की रखवाली कर सकता था? मुझे क्या मालूम कि वो बीवी की रखवाली कर सकता था। मुझे क्या मालूम कि वो बाहर जाकर किससे मिलती, बातें करती और ये रुपए कहाँ खर्च करती। मैंने अपने उसी दोस्त से मशवरा मांगा जिसने मुझे दूसरी शादी के लिए कहा था, और फिर उसने जो बात कही मेरा तो सहन ही उलट गया। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, देखो भाई, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, कल को उसे मुआशरे में एक शनाख्त की ज़रूरत होगी। तुम कब तक अपने बेटे को छुपा कर रखोगे? अपनी पहली बीवी के डर से तुम क्या अपनी औलाद को अपने हुकूक से महरूम कर दोगे? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी बीवी के बारे में बता दो, लेकिन उसे तुम ये कहो कि तुमने ये शादी औलाद की खातिर की थी। मगर मेरे जहन में एक और तरकीब आ गई थी। अगर मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही थी, वो किसी और को पसंद करती थी, किसी से मिलने जाती थी, मुझसे बेवफाई के जुर्म में मैं उसे इतनी सज़ा तो दे ही सकता था कि उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक दूँ तो और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारूँ। मगर मेरे पास अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। मैं उसे सज़ा देने से पहले उसका राज जानना चाहता था। मैंने अपनी कारोबारी मसरूफियात कम कर दी और अपनी पहली बीवी के घर आने जाने लगा। पहले दिन मैं तकरीबन 12 बजे के वक्त उसके घर गया। दरवाज़ा बजाया। उसने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला। मुझे शक हो गया कि वाकई मैं जो उसके बारे में सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वरना वो दरवाज़ा खोलने में इतनी देर न लगाती।
बाहर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी और वो बहुत घबरा रही थी। उसने वही जोड़ा सेब तन कर रखा था जो वो अक्सर पहने रखती। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। एक औरत का इतना निखर जाना, वो भी अपने शौहर की जुदाई में, मेरी समझ से बाहर था। मैंने देखा वो बिना पलकें झपकाए मुझे देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कुछ सोच रही हो। मैं तो जिस ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था बता के करीब था। अपनी बीवी की एक भी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। उससे दूर भी जाना चाहता था और दूसरी शादी को अब खुफिया नहीं रखना चाहता था। अपने कारोबारी हल्के रिश्तेदारों दोस्तों में मैं सबको बताना चाहता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और ये कि मेरा एक बेटा भी है। लेकिन अगर मैं अपनी पहली बीवी को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में तलाक देकर ये सब करता तो शायद मुझे लोगों की सादा हमदर्दियाँ समेटने को मिलती और कोई मुझे इस बात पर बुरा भी न समझता। उस दिन तो मुझे अपनी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पता चली, सो मुझे भी मजबूरन मुतमईन होकर वहाँ से निकलना पड़ा। रात के तकरीबन 9-10 बजे तक मैं उसके घर रहा। उसने मुझसे बहुत बातें की और जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जाते जाते मेरी नज़र दरवाजे के करीब रखे जूते पर पड़ी, जो किसी औरत का नहीं लगता था बल्कि मर्दाना जूता था। मैं जाते जाते रुक गया, मेरी बीवी का था। मैं जाते जाते रुक गया, मेरी बीवी की नज़र भी उसी जूते पर अटकी हुई थी। लगता था कि वो भी इस मामले में बहुत परेशान है और ये सब मुझे बताने से घबरा भी रही है। मैंने एक नज़र उस जूते पर डाली और बीवी को सवालिया नज़र से देखा। ये जूता कहाँ से आया? मेरी बात पर वो हड़बड़ा गई और बोली, हाँ ये जूता मैं आपके लिए लाई थी। उसने बड़ी नाज़ो अदा से कहा। लाजवाब होकर मैंने वो जूता देखा तो उस पर गर्द और मिट्टी लगी थी। लेकिन ये तो पुराना लग रहा है। क्या तुम अपने लाखपति शौहर के लिए एक पुराना जूता उठाकर लाई थी? मेरे सवाल पर वो बेचैन सी हो गई। नहीं, तुम घर ही कब आते हो कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं? तुम नहीं आए तो मैंने खुद ही पहन लिया। वैसे भी इतना बुरा नहीं है, काफ़ी आरामदेह है। बीवी के जवाब ने एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया। महज एक पुराना जूता मिलने पर तो उसे तलाक नहीं दे सकता था। मुझे इससे मजबूत सबूत ढूंढने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं अगली तरकीब अपने ज़हन तभी अलविदा कहते मैंने अपनी बीवी को बताया कि अगले 5 दिन तक घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं। वैसे भी मैंने तुम्हें घर में काफ़ी सहूलियात फराहम कर रखी हैं। तुम्हारे कमरे में अलग से टीवी लगा दिया है। चाहो तो तुम पूरा दिन टीवी देखो, चाहो शॉपिंग करो। तुम्हें मेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बीवी के घर से निकलने के बाद मैं अगले मंसूबे के बारे में सोचने लगा। मैंने ठान ली थी कि 2-3 दिन बाद अचानक अपने घर का चक्कर लगाऊंगा और इस बार दरवाज़ा भी नहीं बजाऊंगा। मैं घर की चाबियां अपने साथ लेकर गया था। एक चाबी मैंने अपनी बीवी के पास रखी, एक मेरे कोट में मौजूद थी। मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद मैं तकरीबन सुबह के 10 बजे अपने घर गया। इस वक्त मेरी बीवी मेरे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरी बेगम सो रही थी। उसके पास उसका मोबाइल पड़ा था। इससे पहले कि मैं उसके मोबाइल की तरफ बढ़ता, वो यकदम जाग उठी और खौफसदा नज़रों से मुझे देखने लगी। आप कब आए? दरवाज़ा क्यों नहीं बजाया? उसने बहुत परेशानी का इजहार किया, जैसे मेरे आने से चौंक गई हो। क्यों? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने मशकूक नज़रों से उसे देखा। अच्छी बात है कि आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रही थी। उसने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, हाँ वो तो दिख रहा है कि तुम्हें मेरे आने से कितनी खुशी हुई है। मैंने बेजारी से कहा, सच बताओ, क्या तुम किसी से मिलती हो? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आता है? मैं अपने अंदर का जहर ज़्यादा देर तक जज्ब नहीं कर सका। उससे साफ साफ पूछ लिया, मगर मेरी बात पर वो हंसने लगी। आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं आपके सिवा किसी का सोच भी नहीं सकती। आप मेरे शौहर हैं, मेरे सर का ताज हैं, मेरी इज्जत हैं। बंद करो अपना नाटक। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माजिद, आप बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? महज शक की बिना पर आप मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? उसने मुझे गैरत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा दिमाग घूम चुका था। मैं मज़ीद इस परेशानी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। पहले भी इसने मेरा जीना हराम किए रखा
اور اب جب کہ میرا ذہنی سکون میری دوسری بیوی سے مجھے ملنے لگا تو شک کی آگ سلگھا کر میرے ذہن کو بے چین کر دیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک بار پھر آخری کوشش کر کے اس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ وہ دن میں نے اپنی پہلی بیوی کے گھر پر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ہم دونوں کے بیچ لڑائی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں اپنی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی مجھ سے پوچھی، میں نے بھی خاموشی برقرار رکھی۔ کہتے ہیں کہ خاموشی میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے باہر آنے والے فقیر کی آواز میں کوئی 4 بار سن چکا ہوں۔ جب سے آیا تھا اس فقیر کی آواز نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھا جب میں نے اپنی بیوی کو اس فقیر کے لیے باہر کھانا لے جاتے دیکھا۔ اب میری پریشانی اور میرا شک اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ کسی اور سے تعلق نہ صحیح، لیکن وہ ایسا ضرور کچھ کر رہی تھی جو مشکوک تھا اور وہ میرے علم میں نہیں لانا چاہ رہی تھی۔ وہ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ اگلے دن میں نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں نے ایک فقیر کا روپ دھارا اور پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کے قریب آ گیا۔ میں کافی دیر ٹہلتا رہا، مجھے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سڑک کے دوسرے کنارے سے وہ فقیر نمودار ہوا جو کل میرے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ آج تو مجھے اپنی بیوی کا راز پتہ چلنا ہی تھا جو وہ مجھ سے کئی دنوں بلکہ ہفتوں سے چھپا رہی تھی۔ وہ فقیر آیا اور میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میرا تجسس زور پکڑتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو کچھ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد جب فقیر نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے گھر کی بیل بجائی تو میری بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور ایک پلیٹ میں رکھا کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر بڑے مزے سے کھانا کھانے لگا اور میری بیوی دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ بظاہر کچھ غلط نہیں تھا، میں ان دونوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ اپنا فقیرانہ حلیہ درست کرتے میں اس بوڑھے بابے کے پاس پہنچا۔ میرا حلیہ بھی فقیروں والا تھا، اس لیے میری بیوی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، نہ ہی وہ مجھے میری بیوی اس فقیر کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا۔ میں حیران تھا کہ اس فقیر نے آخر ایسا کیا کر دیا جو میری بیوی اتنا خوش رہنے لگی ہے۔ اس ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ جس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دینے اپنے گھر پہنچا، وہ بالکل جیسے تیار بیٹھی تھی اور اسے ہر چیز پہلے سے پتہ تھی۔ میرے طلاق کے اعلان پر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور گھر سے سامان اٹھا کر چل پڑی۔ میں اور بے چین ہو گیا۔ میں جو سمجھا تھا کہ اسے طلاق دینے کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ سوال مجھے دن رات ڈسنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور طلاق کے بعد بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس سوال کا جواب مجھے کئی مہینوں بعد اپنی بیوی کے اس خط سے ملا جو نہ جانے کب کا اس نے میرے نام لکھ کر میں رکھا تھا۔ میرے پیارے ماجد، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ میں نے تمہارے پیچھے جو جاسوس لگا رکھا تھا، اس نے مجھے سب بتا دیا کہ تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ شادی رچا چکے ہو۔ یہ شادی تم نے اولاد کی خاطر نہیں کی، بلکہ میرے برے رویے سے تنگ آ کر کی ہے۔ تم اپنے دوستوں کے مشورے پر بالآخر چل پڑے، وہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے میں نے سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرے حصے کا حق مہر اور دولت مجھے طلاق کے وقت دے دو۔ چونکہ طلاق تم نے دی ہے، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو وہ ساری دولت جس کی میں حقدار ہوں وہ تم مجھے دو گے۔ اور میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی کہ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ جو شخص مجھ سے بے وفائی کر سکتا ہے، میں اس سے کیوں وفا کروں، کیوں اپنی زندگی اس کے نام پر برباد کروں۔ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ تمہاری غربت کے دنوں میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم بے وفا نکلے۔ تم نے اپنے کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن تم میری جیسی وفادار عورت زندگی میں کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اپنی بیوی کا خط پڑھ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری بیوی کی محبت، توجہ اور پھر بیٹے کی خوشی نے مجھے سنبھال لیا۔
میں اپنی پہلی بیوی کو آج بھی تلاش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی وہ بالکل صحیح تھیں۔ اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا، میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا کہ میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا، لیکن میں نے کاروباری مصروفیات میں اپنی بیوی کو اس قدر نظر انداز کیا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے کاروبار کو اپنے گھر والوں پر ترجیح نہ دیں، انہیں وقت دیں، اس سے پہلے کہ وقت آپ کے تعلقات خراب کر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔